नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हम लोग लोकसभा राज्यसभा तक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। लोकसभा और राज्यसभा तक हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के अभी तक जितने भी सेशंस पढ़े हैं, थ्योरीज में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया है, एमसीक्यूज लगाया है, वन लाइनर लगाया है, सब यहीं पर लगाया है और उसी में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी किया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन नहीं देखे होंगे, जाके जरूर देखिएगा। एक बार में ही 4-5 बार आपका रिवीजन होगा और एक बार में ही आपको चीजें याद हो जाएंगी। मतलब अब की बार और आखिरी बार, एक बार पढ़िए और आखिरी बार पढ़िए, इस तरीके से लेकर के अप्रोच चलनी है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो, मस्ट है देखना, एक बार में आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब दोस्तों आज का सेशन हम लोगों का है संसद की कार्यवाही के बारे में। संसद की कार्यवाही हम लोग देखते हैं, जैसे संसद में तमाम कार्यवाहियां होती हैं। सामान्य कार्यवाही होती है, बजटीय कार्यवाही होती है, विधायी और वित्तीय कार्यवाही होती है। सामान्य कार्यवाही में जैसे हम लोग नॉर्मल चीजें देखते हैं, सदन में सत्र चलता है, प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, उसमें अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कार्य स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव क्या होता है, ये सारी चीजें सामान्य कार्यवाही में पढ़ेंगे। बजटीय कार्यवाही में पढ़ेंगे हम लोग किस प्रकार से बजट पेश किया जाता है, बजट पारित किया जाता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। विधायी कार्यवाही में किस प्रकार से विधि बनाई जाती है, ये चीजें पढ़ेंगे। और वित्तीय कार्यवाही में वित्त संबंध में पढ़ेंगे, वित्तीय संबंध पढ़ेंगे, या वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब अपना सेशन शुरू होता है आज अनुच्छेद 85 से। अनुच्छेद 85 हम लोग पहले भी हल्का सा पढ़ चुके हैं और जितनी बार अनुच्छेद 85 का संबंध आएगा हम लोग अच्छे तरीके से ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से कह रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन इसी तरीके से होता है। ये नहीं कि एक बार जब अनुच्छेद 85 आया तभी पढ़े हम लोग। अब संसद की कार्यवाहियों में भी अनुच्छेद 85 आ रहा है तो यहां भी पढ़ेंगे, आगे कहीं आएगा तो आगे भी पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होता है, ना कि पहले पन्ने से लेकर के पढ़ रहे हैं, आखिरी पेज तक पढ़ लिए, फिर खत्म कर दिए, रख दिए, फिर साल 6 महीने बाद उसका नंबर आ रहा है, फिर देखने पता चला जो पढ़े थे भूल गए। तो इसीलिए दोस्तों कई लोग जो होता है, कई लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, 4-4, 5-5 साल लगे रहते, एक टॉपिक ढंग से उनको याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि ना तो एमसीक्यूज लगाते, ना तो वन लाइनर, यहाँ सब चीजें आपको मिलेंगी। और हमारा दोस्तों रेलवे में सिलेक्शन हुआ, एसएससी में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दिया, उसमें कारण यही था, हमने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया था दोस्तों। ठीक है, तो अनुच्छेद 85 हम लोग पढ़ते हैं। अनुच्छेद 85 में क्या है, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब ये देखते हैं लोग, संसद का सत्र बुलाता कौन है। संसद का सत्र बुलाता राष्ट्रपति है। संसद के सत्र का सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और संसद के सत्र का विघटन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्योंकि राज्यसभा का विघटन होता नहीं, राज्यसभा स्थायी सदन है, इसीलिए लोकसभा का विघटन होता है, लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का विघटन दोस्तों दो तरीके से हो सकता है। एक तो जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है, जैसे अभी 2024 में कार्यकाल समाप्त होगा तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करेंगे। और दूसरा, लोकसभा में जब बहुमत नहीं होता है सत्ताधारी पार्टी का, तब वहां की मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से कहती है, राष्ट्रपति को अनुशंसित करती है, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अनुशंसा देते हैं, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को विघटित कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये दो कारण है। और ये सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति के ही द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन यहां से। ठीक है, अब यहीं से निकल के आता है कि दो सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर दो सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि एक वर्ष में संसद के 2 सत्र अनिवार्यतः होने ही चाहिए। लेकिन परंपरा के अनुसार हमारे भारत में संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। अभी पढ़ लेंगे उसको भी आगे। ठीक है, संसद का सत्र क्या होता है दोस्तों, सत्र किसे कहते हैं हम लोग, जब सदन का प्रथम बैठक होती है, कि सत्र की प्रथम बैठक होती है, सदन की प्रथम बैठक से लेकर के सत्रावसान के मध्य की समय अवधि होती है, वो क्या कहलाती है, सत्र कहलाता है। जैसे बजट सत्र होता है वो एक सत्र है। सत्र की जो प्रथम बैठक होती है और अंतिम दिन जो होता है उसके बीच का समय क्या होता है, सदन का सत्र होता है वो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अवकाश क्या होता है दोस्तों, अवकाश और सत्रावसान में हम लोगों को अमूमन कंफ्यूजन होता है। सत्रावसान हम लोग इस तरीके से समझते हैं, जैसे बजट सत्र का आखिरी दिन होगा, उस पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक सत्र चला, आखिरी दिन घंटी बज गई है कि नहीं, स्कूल की छुट्टी हो गई, घंटी बज गई, तो जब घंटी बजती है आखिरी दिन होता है, वो हो जाता है सत्र का अवसान हो गया, सत्र का समापन हो गया, स्कूल का अवसान हो गया, स्कूल की छुट्टी हो गई। ठीक है, वो छुट्टी होने की घटना, घंटी बजने की घटना होती है सत्रावसान। अब एक उस सत्रावसान से लेकर के जब अगला मानसून सत्र आएगा,
जब अगला मानसून सत्र की प्रथम बैठक आएगी उसके बीच का समय अवकाश होता है, ठीक है, उसके बीच का समय छुट्टी होती है। जैसे स्कूल की क्या होती है, स्कूल का एक सत्र चला, एक दिन का सत्र चला, ठीक है, स्कूल का पूरा सत्र चला, घंटी बजी, छुट्टी हो गई, मतलब सत्रावसान हो गया। जब अगले दिन हम लोग कहते हैं ना छुट्टी हो गई, अवकाश हो गया, तो जब अगले दिन स्कूल खुलेगा, अगले दिन स्कूल खुलने से पहले के बीच का समय क्या होता है, अवकाश होता है। वही चीज सदन के सत्र में भी है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। सत्रावसान और अवकाश दोस्तों अंतर है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है यहां से, एक सत्र के सत्रावसान और दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की समय अवधि अवकाश कहलाती है। यहां पर दोस्तों सत्रावसान भी ऑप्शन में दे सकता है और हम लोग सत्रावसान मार देंगे आंसर, 90% से ज्यादा लोग सत्रावसान ही मारेंगे आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, वो सत्रावसान नहीं कहलाता है, वो अवकाश कहलाता है। सत्रावसान जब समाप्त हो जाता है, घंटी बज जाती है, वो कहलाता है सत्रावसान, ठीक, ध्यान दीजिएगा। स्थगन क्या होता है, जब स्थगन द्वारा बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय, घंटे, दिन या सप्ताह के लिए लंबित कर दिया जाता है या स्थगित कर दिया जाता है। और स्थगन कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति करता है, सत्र का या सदन का स्थगन करता है। मतलब सदन के सत्र को, संसद का जो सत्र बुलाया जाता है, सत्रावसान किया जाता है या लोकसभा का विघटन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, परंतु स्थगन किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा या राज्यसभा के सभापति के द्वारा स्थगन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ठीक है। और स्थगन दो तरीके का होता है, एक जब बैठक को एक निश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो वो कहलाता है स्थगन, मतलब इसमें फिक्स हो जाता है कितने दिन के लिए, कितने घंटे के लिए, कितने समय के लिए, कितने सप्ताह के लिए संसद के कार्यवाहियों को रोका जा रहा है, संसद की कार्यवाहियों को स्थगित कर दिया जा रहा है, ये हो जाता है स्थगन। एक होता है सिने डाई स्थगन या साइन डाई स्थगन होता है, वो अनिश्चितकालीन स्थगन होता है। ये दिया है अनिश्चितकालीन स्थगन। जब अनिश्चितकालीन स्थगन होता है इसका मतलब उसमें निर्धारित समय नहीं दिया जाता है कि हम 2 दिन बाद बुलाएंगे, हम 2 सप्ताह बाद बुलाएंगे, तो वो कहलाता है अनिश्चितकालीन स्थगन। दोस्तों इसको इंग्लिश में सिने डाई स्थगन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो स्थगन दो तरीके का हो गया, एक निश्चित समय वाला, एक अनिश्चित समय वाला। अनिश्चित समय में अनिश्चित दिन, मतलब निश्चित दिन नहीं होता है, निश्चित समय नहीं होता, निश्चित घंटे नहीं होते, निश्चित तारीख नहीं होती, निश्चित सप्ताह नहीं होता है, ठीक है, ध्यान देना है। ये भी अनिश्चितकालीन स्थगन कौन करेगा, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष या सभापति करेगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। और परंपरागत रूप से 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है और निष्कर्षतः क्या होता है, 2 सत्र होते हैं, जैसे हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। पहला सत्र क्या कहलाता है, बजट सत्र, दूसरा सत्र मानसून सत्र, तीसरा सत्र शीतकालीन सत्र कहलाता है। अब देख लेते हैं सत्र क्या होते हैं, सत्र में कौन कौन से काम होते हैं। बजट सत्र दोस्तों अमूमन वर्ष का प्रथम सत्र होता है, ठीक है, वर्ष का प्रथम सत्र बजट सत्र कहलाता है। और बजट सत्र जरूरी क्यों है, क्योंकि इसकी अवधि फरवरी और मार्च से होती है, ठीक है, ध्यान देना है। बजट के सत्र की शुरुआत में संयुक्त बैठक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। बजट के सत्र की शुरुआत में संयुक्त बैठक होती है और उस संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति भाषण देते हैं, मतलब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। और राष्ट्रपति का जो ये अभिभाषण होता है 2 बार होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण 2 बार होता है। कब, जब लोकसभा के गठन के बाद पहली बैठक होती है तब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, तब सदन का संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, संसद का संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। और बजट सत्र के पहले, मतलब वर्ष के प्रथम सत्र और जब लोकसभा के जीतने के बाद जब प्रथम सत्र होता है तब जो है राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं और उस संबंध में संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। ये 2 कंडीशंस हैं जब संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अब राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण अपने मन से नहीं होता है, उसको तैयार करके देती है मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद तैयार करके क्यों देती है, क्योंकि उस अभिभाषण में राष्ट्रपति बताते हैं कि मंत्रिपरिषद वर्ष भर क्या क्या कार्य करेगी। मंत्रिपरिषद की वर्ष भर की योजनाएं उस अभिभाषण में समाहित होती हैं, इसीलिए राष्ट्रपति का अभिभाषण सदन के वर्ष के प्रथम सत्र के पहले होता है और लोकसभा गठित होने के बाद जो पहला सत्र होता है, इसीलिए राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत आवश्यक हो जाता है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में अलग अलग प्रस्ताव पारित होता है। कौन सा, धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है। पूछा जाता है धन्यवाद प्रस्ताव से भी क्वेश्चन, धन्यवाद प्रस्ताव कब पारित होता है, जब राष्ट्रपति का संयुक्त बैठक में अभिभाषण होता है, उस अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, धन्यवाद प्रस्ताव साधारण बहुमत से अलग अलग सदन में पारित होगा, लेकिन दोस्तों अगर धन्यवाद प्रस्ताव राज्यसभा से पारित नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो क्या होता है,
अगर धन्यवाद प्रस्ताव राज्यसभा से पारित नहीं होता है साधारण बहुमत से, तो मंत्रिपरिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही लोकसभा से धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है साधारण बहुमत से, तो दोस्तों सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, और अगर सरकार बहुमत सिद्ध करने में विफल रहती है तो सरकार गिर जाएगी। अभी मान लेते हैं लोकसभा गठित होती है, 2024 का चुनाव होगा, कोई भी पार्टी जीतती है, कोई भी पार्टी जीतने के बाद जब पहली बैठक होगी तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएंगे, उस राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक में अभिभाषण होगा, और उस अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पास किया जाएगा। अगर धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा से नहीं पास होता है तो सरकार गिर जाएगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है। अगर उस प्रस्ताव पर सरकार बहुमत नहीं सिद्ध कर पाती है तो तुरंत सरकार गिर जाएगी, ध्यान देना है। और अगर अभी जो बजट सत्र आया, अभी बजट सत्र आया था, उसके पहले संयुक्त बैठक हुई थी, और उसके पहले संयुक्त बैठक में अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा से बहुमत ना होता, लोकसभा से बहुमत ना प्राप्त कर पाती, तो भी सरकार गिर जाती दोस्तों, ठीक है, ध्यान देने का है। मतलब राष्ट्रपति का अभिभाषण 2 बार होता है, और ये कंडीशन, ठीक है। और बजट सत्र में मुख्यतः कौन से कार्य होते हैं? मुख्यतः बजट सत्र में वित्तीय कार्य होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं मानसून सत्र। दूसरा सत्र आता है मानसून सत्र। यह दूसरा सत्र होता है, जुलाई अगस्त में होता है ये, ठीक है, ध्यान देना है। और इसमें विधायी कार्य होते हैं और चर्चाएं होती हैं। मतलब बजट सत्र में वित्तीय कार्य होते हैं, बजट पारित किया जाता है, तमाम बातें होती हैं। और जो मानसून सत्र होता है वो विधायी सत्र होता है, ठीक है। और उसी तरीके से शीतकालीन सत्र होता है, अंतिम सत्र होता है, नवंबर दिसंबर में होता है, ये भी विधायी कार्य, और यहां पर भी चर्चाएं होती हैं दोस्तों, ठीक है। ये हमको देखना है, बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया, और शीतकालीन सत्र हो गया। इसके बाद एक विशेष सत्र आता है जिसको राष्ट्रपति कभी भी बुला सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है, मतलब कभी भी बुला सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब केवल 3 सत्र हैं तो 3 ही सत्र होंगे। कोई आवश्यक कार्यवाही पड़ गई, कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, तो राष्ट्रपति क्या करता है? तुरंत सदन का सत्र बुलाता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए विशेष सत्र का प्रावधान भी किया गया है। तो इन 3 सत्रों के अतिरिक्त राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कभी भी संसद का सत्र बुला सकती है, या संसद के सत्र को बुलाने के लिए 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है, या 1/10 सदस्य अनुरोध करें तो राष्ट्रपति उस सदन का सत्र बुला लेगा। ऐसे सत्रों को विशेष सत्र कहते हैं। मतलब राष्ट्रपति विशेष सत्र 2 संबंध में भी बुला सकता है, या तो मंत्रिपरिषद गुजारिश करे, कि मंत्रिपरिषद सलाह दे कि आप संसद का विशेष सत्र बुला सकते हैं, तो या तो किसी सदन के, चाहे राज्यसभा का, चाहे लोकसभा का, चाहे उच्च सदन का, चाहे निम्न सदन का, एक कोरम पूरा होना चाहिए। मतलब कोरम क्या होता है? गणपूर्ति क्या होता है? 1/10 या 10%। अगर 10% सदस्य अनुरोध करते हैं राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति उस सदन की सत्र बुला सकता है। ये चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। किसी भी सत्र की, किसी भी सदन की कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए कोरम की आवश्यकता होती है, और वो कोरम क्या होता है? 1/10 सदस्य। तो लोकसभा में 55 सदस्य हो जाएंगे, राज्यसभा में 25 सदस्य हो जाएंगे, क्योंकि लोकसभा में 550 सीटें हैं और राज्यसभा में 250 सीटें हैं, ठीक है, ध्यान देना है ये चीजें, ठीक है। अब दोस्तों संसद की सामान्य कार्रवाई हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये सेशन आपको कैसा लगा? क्वेश्चन आता है, इससे बाहर नहीं आता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। कोई भी कमी नजर आती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, उस पर पूरा कार्य किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसका PDF हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देते हैं, GS वाले भैया के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।